हेलो डियर लर्नर, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। तो हम लोग इस चैनल पर घटना चक्र का सीरीज शुरू कर चुका हूं। तो इससे पहले आप लोगों को रितेश सर जनरल साइंस का घटना चक्र पढ़ा रहे हैं। अब इस चैनल पे मैं आपको इकोनॉमी का जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमिक्स कहिए, उसका जो घटना चक्र का जो बुक है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि घटना चक्र का जितना भी क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि घटना चक्र आजकल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। चाहे वो आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या वनडे कोई सा भी एग्जाम देते हैं, तो घटना चक्र अक्सर सभी स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में कि जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे और न्यू कंसेप्ट अगर आएगा तो उस कंसेप्ट को भी देखेंगे, ताकि अगर उस कंसेप्ट के बेसिस पे न्यू क्वेश्चन आएगा इन फ्यूचर तो आप लोग आराम से आसानी से उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज इस क्लास में पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, हम लोगों का जो आज का पहला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो अगर आप लोगों ने इकोनॉमी को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इन जनरल इकोनॉमी को तीन पार्ट में बांटा गया है। एक जो होता है वो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है आपका जो सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो होता है वह होता है मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि क्वेश्चन आपको वहाँ से भी पूछे। तो देखिए, मैं एक यहाँ पे स्लाइड ले लेता हूँ। अगर आप लोगों को पूछे कि इन जनरल इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था कितने तरह के होते हैं, तो वो जो होता है अर्थव्यवस्था, इसको हम लोग तीन भाग में पढ़ते हैं। एक आपका हो गया पूंजीवादी, जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, पूंजीवादी। दूसरा होता है आपका, यदि इस पॉइंट पे देखिए तो वो होता है समाजवादी। और इनके बीच में एक होता है वो होता है मिश्रित। ठीक है, तो समाजवादी, मिश्रित और पूंजीवादी, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट। ठीक है, ये आपका हो गया सोशलिस्ट। और ये जो हो गया आपका हो गया, इसको बोलते हैं मिक्स्ड। ठीक है, एक हम लोगों का जो है ये। ठीक, तो इस तरह से हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी कुछ बच्चे होंगे और कुछ जो है इंग्लिश मीडियम में होंगे, तो हम लोग साथ साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ेंगे। देखिए, पूंजीवादी का अगर हम इस अर्थव्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण की बात करें, तो इसमें जो जो संसाधन होता है, जो प्रोडक्शन का जो साधन होता है, किसके हाथ में होता है, वह होता है पूंजीवादी के हाथ में। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है। मार्केट में जो डिमांड होगा, बाजार में जो मांग होगी, उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करता है। वहीं अगर हम लोग समाजवादी की बात करें, तो ये सरकार डिसाइड करता है कि क्या हम लोगों को प्रोड्यूस करना है। मार्केट फोर्स नहीं, सरकार डिसाइड करता है। अगर उस देश में कि अगर जनसंख्या, मेजर जनसंख्या अगर गरीब है, तो सरकार उसके हिसाब से सामान को बनाती है। लेकिन अगर हम लोग माफ कीजिएगा, पूंजीवादी की बात करें, तो ये मार्केट फोर्स डिसाइड करता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, उसके हिसाब से ये प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर समाजवादी में सरकार डिसाइड करता है। इसका जो मोटो होता है पूंजीवादी का, इसका मोटो होता है क्या, इसका मोटो होता है लाभ कमाना। प्राइवेट सेक्टर का मोटो ही होता है लाभ कमाना, इसका प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन अगर हम लोग समाजवादी की बात करें, तो इसका जो लक्ष्य होता है वह होता है कल्याण यानी जन कल्याण। इसको बोलते हैं वेलफेयर। ठीक है, इसका होता है जन कल्याण, कल्याण बोल सकते हैं। तो इसका क्या होता है, सरकार का लक्ष्य जो है प्रॉफिट कमाना नहीं हो करके क्या होता है, जन कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ पीपल होता है। और इसमें लाभ कमाना पूंजीवादी का जो मोटो होता है।
अब इस दोनों के बीच में हम लोग अगर बात करें तो वह होता है आपको मिश्रित, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में अगर हम बात करें तो वो होता है आपका मिश्रित, जहाँ पर कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर साथ साथ चलता है। कुछ चीज़ें जो होता है सरकार के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए भारत में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे बीएसएनएल भी है, आपको जियो, एयरटेल और बाकी आइडिया और वोडाफोन भी देखने को मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग अगर पीएसयू की बात करें, जैसे पब्लिक सेक्टर है, सेल, गेल, वेल, उसके साथ साथ आप लोगों हम लोगों के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है, बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो है अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर साइड बाय साइड काम करता है। इतना चीज आप लोगों को याद रखना है। अगर हम लोग समाजवादी की एग्जाम्पल की बात करें कि कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था जो कि समाजवादी है, तो आज की डेट में ऐसा कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से समाजवादी नहीं है, और ना ही पूर्ण रूप से आप पूंजीवादी कह सकते हैं। हाँ, पूंजीवादी की तरफ टेंडेंसी अगर देखें तो अमेरिका, अभी जो यूएसए है, वहाँ पे पूंजीवाद की तरफ झुकाव काफ़ी ज़्यादा है। कनाडा में भी आपको देखने को मिल जाएगा, सिंगापुर में भी देखने को मिल जाएगा। अगर समाजवादी की बात करें तो आपको चीन में इसका झुकाव, आपको नॉर्थ कोरिया में इसमें देखने को आपको मिल जाता है। अभी के समय में ज़्यादातर अर्थव्यवस्था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी ही देखने को मिलता है, जहाँ पर कि आपको प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साइड बाय साइड चलता है। तो भारत में यही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये 1991 से पहले जो अब सोवियत संघ था, यूएसएसआर, तो उस समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। लेकिन जो सोवियत यूनियन का जो विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद से समाजवादी अर्थव्यवस्था भी के समय में नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा। हाँ, टेंडेंसी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पूंजीवादी का भी अगर बात की जाए तो बताया ही कि यूएस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 100% पूंजीवादी वहाँ पे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी गवर्नमेंट का रोल कुछ ना कुछ होता ही है। ठीक, जितना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्पादन का जो साधन होता है, कौन डिसाइड करता है, मांग क्या है मार्केट में, उसके हिसाब से इसमें जो होता है, और समाजवादी में सरकार करता है, इसमें होता है जल कल्याण की जो मोटो होता है, और इसमें पूंजीवादी में लाभ कमाना। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया कि जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यही इसका हो जाएगा कि वेयर द नेशनल इकोनॉमी हैज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने उस कंसेप्ट को देखा था, जब कंसेप्ट के आधार पे आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ही था कि मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है, चाहे वो इंडिया में कहे या कहीं पे भी कहे, बात बराबर ही होता है, सेम ही होगा। तो क्या होगा इसमें? आपको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो है को एग्जिस्ट करता है साइड बाय साइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर जहाँ पर भी नया कंसेप्ट आएगा वहाँ पे नया कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे। तो ये सारे उसी कंसेप्ट में है, इसलिए हम लोग बस इसको देखते हुए निकलते चलेंगे। फिर वही चीज़ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आप लोगों ने अगर घटना चक्र की बुक को देखा होगा कि तो अलग अलग ईयर में या अलग अलग पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसने अलग अलग जगह पे इस क्वेश्चन को लिया है एज इट इज। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाए। जैसे देखिए, ये यूपी पीसीएस में 1990 में पूछा था प्री में, फिर 2006 में पूछा, 2007 में उत्तराखंड में जो है ये पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को जो है घटना चक्र समाहित कर लेता है, इसीलिए घटना चक्र काफी महत्वपूर्ण बुक हो जाता है आज के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हम लोगों को सही कथन का चुनाव करना है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट।
रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है सही होगा, इसको हम लोगों को देखना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, अल्प विकसित। क्या है, अल्प विकसित, यानी कि द इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था। इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जेएम कीन्स अर्थव्यवस्था के जनक है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जेएम कीन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप लोगों को तो एक ऑप्शन का पता होगा कि ये ऑप्शन सही है कि द इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड को लगाएं तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दो का जो ये स्टेटमेंट ये सही है, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बच जाता या तो ये होगा या ये होगा। एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हालांकि अभी भी इसमें आपको काफी सारे जो है जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण देखने को मिल जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि भारत एक क्या है, अंडर डेवलप्ड। हालांकि विकासशील है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों को अल्प विकसित व्यवस्था मानना पड़ेगा। ठीक है। अब जहां तक बात रही जेएम कीन्स के अर्थशास्त्र के जनक के, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए अर्थशास्त्र के जनक की अगर बात की जाए, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र की जनक, तो ये कौन है आप लोगों को पता होगा, एडम स्मिथ साहब को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में इसकी बुक आई थी। ये इकोनॉमी का एक क्लासिकल बुक है, और यहाँ से एक हम लोगों को फॉर्मल टेंडेंसी इकोनॉमी का देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ साहब है, और इनकी बुक जो है वह है द वेल्थ ऑफ नेशन। और एक चीज आप लोगों को और मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ साहब है, और इनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो कि 1776 में आया था। इनका क्या कहना था अर्थशास्त्र के बारे में या इकोनॉमी के बारे में, तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। कि देखिए एडम स्मिथ साहब का कहना था कि जो इकोनॉमी होता है वहाँ पर सरकार का रोल मिनिमल होना चाहिए, यानी कि सरकार का जो कम से कम रोल होना चाहिए। सारी चीज़ जो है मार्केट पर यानी कि बाजार पे छोड़ देना चाहिए। बाजार फोर्स, जो मार्केट का फोर्स है, वो डिसाइड करेगा कि इकोनॉमी में क्या उत्पादन करना है, वो मांग के हिसाब से होता है। सरकार उसमें कम से कम अपना रोल लेके आए। उन्होंने एक इनविजिबल हैंड ऑफ का एक कंसेप्ट दिया था, इनविजिबल हैंड, यानी कि अदृश्य हाथ का एक कंसेप्ट दिया था। ये क्या होता है, इनविजिबल हैंड का इनका कहना था कि इकोनॉमी में या हमारी सोसाइटी में इन जनरल हर एक इंसान अपने मोटिव के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने जो है हित के लिए काम करता है। मान लीजिए कोई सब्जी मंडी है, वहाँ पे जो काफ़ी सारे दुकानदार होते हैं, काफ़ी सारे खरीदार होते हैं। कुछ दुकानदार ऐसा होता है कि वह सब्जी का जो है दाम अच्छा मतलब बढ़ा के रखता है, क्वालिटी उतना मेंटेन नहीं करता है। और कुछ दुकानदार ऐसा होता है कि वो क्वालिटी भी मेंटेन करता है और कम से कम दाम भी रखता है। तो क्या होता है कि वहाँ पर जो कस्टमर होगा, ऑब्वियसली वो जहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छा मिलेगा वहाँ पे पहुँचेंगे। इससे क्या होगा, और दाम भी कम रखता है, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में एक दाम भी जो है का जो लेवल जो होना चाहिए, जो प्राइस का लेवल होना चाहिए, वो भी मेंटेन हो जाता है, साथ ही क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाता है। तो इन जनरल देखिए वहाँ पे इंटरेस्ट किसका था, इंटरेस्ट कहीं कहीं दुकानदार का भी था और खरीदार का भी था। लेकिन हम लोग सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें इन जनरल, तो क्या हुआ कि दाम कम हुआ या मेंटेन हुआ जो एक होना चाहिए दाम।
और जो क्वालिटी इम्प्रूव हुआ तो कहीं न कहीं वो सोसाइटी को जो है कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाया। इसमें क्या सरकार का कुछ रोल है? नहीं था। तो इसीलिए वो कहा कि इनविजिबल हैंड होना चाहिए, यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट अगर होता है इकोनॉमी में तो कहीं न कहीं वो सरकार माफ़ कीजिएगा हमारी सोसाइटी और हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट पहुँचाता है, लाभ पहुँचाता है। इसके अलावा इनका और जो कहना था कि ये आपका जो इकोनॉमी होता है वह आपको छोड़ देना चाहिए मार्केट फोर्स पे। मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या मार्केट में डिमांड है, उसके हिसाब से प्राइवेट सेक्टर जो है अपना उत्पादन करेगा, ठीक है। तो ये उनका कहना था, मांग और डिमांड उनका कहना था कि मांग जो होगी उसके हिसाब से डिमांड होगा इससे। और इनका 2-3 और भी था कि लेबर का डिवीजन होना चाहिए, कि अलग अलग जो एक्सपर्टीज रखता है अलग अलग सेक्टर में, तो उस तरह का भी लेबर में डिवीजन होना चाहिए। इससे भी जो है क्या होता है, वेल्थ का एक्युमुलेशन होता है, ठीक, उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इसके जो थ्योरी को उस समय झटका लगा जब 1929 में ग्रेट रिसेशन आया, यानी कि इतिहास का सबसे बड़ा महामंदी आया। कब? 1929 में। 1929 में जब रिसेशन आया, और ये इतिहास का सबसे बड़ा रिसेशन था। 1929 से लेकर 1939 तक इस रिसेशन को माना जाता है, महामंदी को माना जाता है, इसका कालखंड। तब जाकर क्योंकि उस समय में तो मांग और डिमांड के हिसाब से मार्केट चल रहा था, लेकिन जब ये रिसेशन आया तब जाके इसके थ्योरी को कुछ न कुछ झटका लगा। फिर जो है अब पूरी दुनिया में जो फैक्ट्रियां थी बंद होने लगी, ताला जो है उस पर लग गया, काफ़ी सारा जो है इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब किस तरह से जो फिर इकोनॉमी को शुरू किया जाए, इकोनॉमी का चक्का बिल्कुल जो है क्या हुआ, ठप पड़ गया। तब जा कर के हमारे ये जेएम केन्स साहब आए। ये जेएम केन्स साहब आए तो इनका जो कहना था कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सरकार की भूमिका होती है। खास करके रिसेशन के टाइम पर, खास करके जिस समय में मंदी आती है उस समय में सरकार को डिमांड क्रिएट करना पड़ेगा। अगर सरकार खर्च करेगा, नई योजना लेकर आएँगे, तो पब्लिक के पास पैसा होगा, वो खर्च करेंगे। इससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगा, यानी कि माँग बढ़ेगा। माँग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर फिर आदमी के पास जो है जॉब होगा, फिर उसके पास पैसा होगा, इस तरह से इकोनॉमी का चक्का चल पड़ेगा। तो इनका जो बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था कि नहीं, जो एडम स्मिथ का था कि फ्री इकोनॉमी का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे सरकार का भी रोल होना चाहिए। सरकार को जो है मांग को जो है क्रिएट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इकोनॉमी का चक्का फिर से चल पड़ेगा। तो दोनों में यही अंतर है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो अगर हम लोग आंसर देखें तो जेएम कीन्स जो है अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, तो कौन है? एडम स्मिथ साहब को जो है माना जाता है अर्थशास्त्र के जनक। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2-3 चीज़ें पढ़ी, दोनों के थ्योरी के बारे में, और इसके जो है बुक के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, तो हो सकता है कभी आप लोगों से पूछ ले। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? हम लोग अभी देखा ही था कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर कि सरकार यानी पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी कोएग्जिस्ट करता है, साथ साथ चलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आया। देखिए, अर्थव्यवस्था को इन्हीं 3 मुख्यतः इन 3 भाग में बाँटा गया है। लेकिन एक गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जो कि समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर कह सकते हैं कि इसका है, लेकिन पूरी तरह से ये इस तरह का कोई अगर क्लासिकल इकोनॉमी देखिएगा तो ये थ्योरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर इसको देख सकते हैं। गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है कि गांधी जी का जो कंसेप्ट था ग्राम स्वराज का, कि हर ग्राम क्या हो, एक स्वराज हो, यानी कि जो ग्राम है वहाँ पर लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, और आदमी को, जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको गाँव में ही रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले। तो ये था गांधी जी का कंसेप्ट, गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि हर ग्राम स्वराज हो। और एक जो गांधी जी का जोर कहाँ था, वो था कि हर ग्राम में कुटीर उद्योग हो। तो आप लोग अभी भी देखते हैं, हम लोग अभी भी देखते हैं कि गांधी जी का जो चरखा अभी भी काफ़ी पॉपुलर है। तो कुटीर उद्योग पर उनका काफ़ी सारा ध्यान था, काफ़ी उनका जो है
ये रहा है प्रयास कि हर ग्राम में कुटीर उद्योग हो, हर आदमी के पास रोजगार हो, स्वरोजगार हो। ठीक है, तो इसी को एक गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। हालांकि क्लासिकल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें इस तरह की थ्योरी हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोगों ने देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी है क्या? तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो फिर वही वाली बात क्या है, भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी है। गांधीयन इकोनॉमी के बारे में हम लोग ने देखा, सोशलिस्ट के बारे में भी देखा। इंडिपेंडेंट इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत को किस तरह से परिभाषित किया जाता है इकोनॉमी के टर्म में। इट वुड बी करेक्ट टू बी डिफाइन इंडिया एज, तो इंडिया क्या है? एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नहीं जी, भारत में अब खाद्य की कमी नहीं है। खास करके जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से भारत जो है खाद्य उत्पादन में सेल्फ सफिशिएंसी को हासिल कर लिया, आत्मनिर्भरता को हासिल कर लिया। अब इवन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक कि फूड ग्रेन का जो है क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम लोग निर्यात भी करते हैं। तो फूड डिफिशियंट इकोनॉमी नहीं होके फूड सफिशियंट यानी इकोनॉमी हम लोग हो गए हैं। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था यानी कि ए ट्रेड सरप्लस। जी नहीं, ट्रेड सरप्लस नहीं है हम लोगों का, ट्रेड डेफिसिट है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों का ट्रेड डेफिसिट है। कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी यानी कि पूंजी आधिक्य नहीं, अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजी की कमी है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में लेबर सरप्लस। ऑब्वियसली भारत में जो है लेबर की संख्या काफ़ी अधिक है। इसका कारण है कि भारत, अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें उसके डेटा के अनुसार भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाली देश है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑब्वियसली जो है कि यहाँ पर लेबर क्या है, लेबर की संख्या काफ़ी अधिक है। तो इसको बोल सकते हैं कि क्या है, भारत एक लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, यानी कि श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यतया विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। देखिए ये जनरली होता है, इन जनरल बोल रहा है क्या होता है। तो आप लोग देखिएगा कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है वह निम्न होता है, निम्न आय होता है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होता है। पूंजी निर्माण की दर निम्न होगा। अगर आदमी के पास कैपिटल नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली है कि वो सेविंग कम करेंगे। अगर सेविंग कम करेंगे तो कैपिटलिस्ट के पास भी जो है कम पैसा जाएगा, और इसके वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लॉ लो पर कैपिटा इनकम, ये सही बात है। लो डिपेंडेंसी रेशियो क्या कह रहा है कि निम्न आश्रित अनुपात नहीं। अगर हम लोग भारत में देखें या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो डिपेंडेंसी रेशियो काफ़ी हाई होता है, कि कमाने वाले क्या होता है, कम होता है, और उस पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति ज़्यादा होता है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको देखने को मिलेगा कि निर्भरता दर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि लो होता है, ऐसा नहीं है। जो विकसित अर्थव्यवस्था है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पर आपको ये डिपेंडेंसी रेशियो लो देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, गलत है। कह रहा है चौथा जो स्टेटमेंट है कि तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, हायर वर्कफोर्स इन टर्शरी सेक्टर। तो ये जो जनरल आप लोग देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हायर वर्कफोर्स इन टर्शरी सेक्टर, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, विकसित अर्थव्यवस्था में ये देखने को मिलता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आपका जो ज़्यादातर जो वर्कफोर्स होता है वो प्राइमरी सेक्टर में ही देखने को मिलता है। ठीक है,
डी ऑप्शन, ये आपका जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, गलत है। तो 3 और 4 अगर हम लोग यहाँ से हटा दे, 3 3 और 4, तो हम लोगों का ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि लो पर कैपिटा इनकम और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो है जनरली होता है कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखो यहाँ पे कहा है कि भारत क्या है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, लेकिन हम लोग अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था न हो करके अब क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लोगों को मानना पड़ेगा। अब पूछ रहा है कि क्या क्या इस तरह क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि भारत को अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में रखता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की श्रेणी में रखता है। हम लोगों का जो पहला स्टेटमेंट है कि आय का असमान वितरण, हाँ ये देखने को मिलता है भारत में आय का जो है असमान वितरण है। उच्च निर्भरता दर, ये भी है कि डिपेंडेंसी रेशियो हाई है, कमाने वाले कम और उस पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति की संख्या ज़्यादा है, ये भी सही बात है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर, अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो भारत में पर कैपिटा का इनकम का जो रफ्तार है वो काफ़ी कम है, कम देखने को मिलता है, ये भी सही बात है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी सही है कि स्लो रेट ऑफ ग्रोथ इन नेशनल इनकम, हायर डिपेंडेंसी रेट है, ये भी सही बात है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, देखो इन जनरल ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर, ये जो स्टेटमेंट है बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपका अगर 4 को हम लोग हटाते हैं, ये हो गया, ये हट गया, ये हट गया, तो इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें सही क्या होगा कि आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में, अब देखिए यहाँ पे आ गया विकासशील श्रेणी में दर्शाती है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी एज डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी, इसमें से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दिखाता है। तो देखिए आपका जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है हिंदी में कि कृषि मुख्य व्यवसाय है, बिल्कुल सही बात है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, अभी भी हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा अगर रोजगार की बात करें तो वो कृषि सेक्टर में ही देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन, राइट, ये आंसर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। परछन बेरोजगारी, क्या है परछन बेरोजगारी, डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी देखने को मिलता है। और डिसगाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को पता है कहाँ होता है, ये कृषि सेक्टर में आपको होता है। कहाँ पर होता है, तो ये कृषि सेक्टर में होता है। ठीक है, कि जहाँ पर मांग है 5 आदमी की, वहाँ पे 10 आदमी काम कर रहे हैं। लग तो रहा है कि 10 आदमी वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन उसका जो आउटपुट पे कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। अगर 5 आदमी को वहाँ से या 5 लेबर को या 5 मजदूर को वहाँ से हटा भी दे तो जो हम लोगों का जो आउटपुट होता है, जो उत्पादन होता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वहाँ पे ये डिस्गाइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, परसेंट बेरोजगारी। ठीक है, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, जो भारत का में जो है लो क्वालिटी का ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलता है, ये बात भी सही है। कि देखिएगा कि हम लोगों का एजुकेशन हो जाता है, खास करके हम लोग अगर इन जनरल जो कॉलेज होते हैं इसकी बात की जाए करें तो कुछ प्रीमियम स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी को छोड़ दें तो यहाँ पर क्या होता है कि सिर्फ हम लोग डिग्री के लिए पढ़ते हैं, हम लोगों के पास स्किल की काफ़ी सारी कमी होती है। इवन कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी उसके पास इतने स्किल नहीं होती है कि वो कहीं पर जॉब पा सके, ये समस्या रहती है। तो जो लो क्वालिटी का ह्यूमन कैपिटल होता है, और दूसरी बात है स्वास्थ्य की भी यहाँ पे जो है आपको कमी देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य उस क्वालिटी का जो है ना, स्वास्थ्य हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है। एजुकेशन भी पुअर क्वालिटी का मिलता है, तो इसलिए
जो हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल है वो लो क्वालिटी का है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो मानव पूंजी की जो है निम्न गुणवत्ता है। अब प्रोटीन का प्रति व्यक्ति सेवन उच्च होना चाहिए, हायर पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन। इस स्टेटमेंट को हम लोग गलत मानेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें तो ये नहीं जो है इकोनॉमी में बताया गया है। तो ये ऑप्शन जो आपका स्टेटमेंट 4 है, माफ कीजिएगा बार बार मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन अगर 4 को हम लोग हटा दें तो ये आपका 4 यहाँ से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ये कि कृषि मुख्य व्यवसाय है, बिल्कुल सही। प्रचंड बेरोजगारी भी है और मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता है, ये तीनों का तीनों ऑप्शन, माफ कीजिएगा, तीनों का दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कि इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो भारत क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर हम लोग भारत की जो इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, तो अभी भी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में हम लोगों को रखा गया है। ठीक है, तो क्या है, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसमें और ऑप्शन में है कि ए बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट नहीं मतलब जो रुका हुआ इकोनॉमी नहीं, भारत की अभी विकास दर देखिए तो ऑन एन एवरेज आपको 6.5 से लेकर 8% के बीच देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं, अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है और डेवलप्ड इकोनॉमी भी नहीं है। तो क्या है, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारत की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता आप लोग को पता होगा। द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज, क्या है कि कृषि की प्रधानता, बिल्कुल। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये सही बात है। ऑप्शन आपका जो स्टेटमेंट 2 है कि उद्योग की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता नहीं है। अभी भी मेक इन इंडिया और काफ़ी सारे प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ताकि भारत भी एक क्या हो, एक जो है ये आपका इंडस्ट्रियल हब बने, इंडस्ट्रियल हब बने। और जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है उसकी जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़े, आगे बढ़े। तो अभी भी इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रीडोमिनेंस ऑफ इंडस्ट्री ये नहीं है, उद्योग की प्रधानता नहीं है। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट 2 गलत है, ये इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। अब एक देखिए, अगर इसको एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगाते हैं तो इससे भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे कंसेप्ट भी समझना है। अगर एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग सॉल्व कीजिएगा और करते भी होंगे अगर आप लोग एग्जाम दिए हैं तो। देखिए तीसरा है कि लो पर कैपिटा इनकम, ये भी सही बात है। द मास अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है कि बृहद बेरोजगारी, बृहद बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी तो देखते ही हैं हम लोग आजकल कि कितनी जो है बेरोजगारी है हमारे देश में। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। जहां पर भी कंसेप्ट आएगा, न्यू कंसेप्ट आएगा, उसको डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हुए बढ़ेंगे। देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि भी ये क्या है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की, यहाँ अब इस बार पूछ रहा है कि नहीं है, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसमें से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, लक्षण नहीं है। तो श्रम की न्यून कार्य क्षमता, यानी कि लो लेबर, लो लेबर एफिशिएंसी, ये है, ये नहीं है, ये है। आपको लो लेबर, आपको देखिएगा कि श्रम की न्यून कार्य क्षमता है,
प्रति व्यक्ति कम आय, ये भी प्रति व्यक्ति कम आय आपको इंडिया में है ही, देखने को मिलता ही है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी सही बात है। स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये गलत बात है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी जो है नहीं है। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मिनरल्स की, तो काफ़ी सारे मिनरल्स हम लोगों के देश में मिलता है। हम लोगों के पास जो है अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है, सॉइल है, तो इसलिए हम लोग स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस नहीं कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही होगा कि प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए हम लोग अगला जो है ऑप्शन को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। पूछ रहा है आर्थिक क्रिया नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है कि ऐसा एक्टिविटी अगर जिसको हम लोग करते हैं उससे कुछ इनकम जनरेट होता है। तो इसमें देखिए कि अगर कोई वॉलेंटरी सोशल सर्विस का काम करता है, कि समाज सेवा कोई करता है, स्वैच्छिक समाज सेवा, तो यहाँ पे कोई जो है मनी का खेल नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से वो क्या करता है, समाज सेवा करता है। तो यहाँ पे मनी का कोई रोल नहीं होता, पैसे की कोई रोल नहीं होता है, और इसका मोटिव भी कोई पैसा कमाना नहीं होता है। तो इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है, समझे। किसानी, ऑफ कोर्स किसानी या हम लोग जो फार्मिंग करते हैं, यहाँ पर भी हम लोगों का मोटिव पैसा कमाना ही होता है। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन का भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी जो मोटिव होता है या जॉब का मोटिव होता है, हर जगह यहाँ पे हम लोगों को होता है क्या, अर्निंग, यानी पैसा कमाना। तो इसमें किसानी, परिवहन, ये सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्वैच्छिक समाज सेवा इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि देश की वृद्धि में निम्न से कौन सा अनार्थिक तत्व है। जो चीज हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर इन कंट्रीज ग्रोथ। तो सोशल बिहेवियर, हम लोगों ने सामाजिक व्यवहार के बारे में अभी देखा था। ये क्या है, ये जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर होता है। ठीक है, ये सोशल बिहेवियर नॉन इकोनॉमिक। पावर रिसोर्स, बिल्कुल ये क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। नेचुरल रिसोर्स, ये भी क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। कैपिटल रिसोर्स, ये भी क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर है। यानी कि शक्ति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और पूंजी संसाधन, ये सारे क्या है, आर्थिक तत्व है। इकोनॉमी का आर्थिक तत्व, अर्थव्यवस्था का आर्थिक तत्व है। लेकिन सोशल बिहेवियर की हम लोग अगर बात करें, यानी सामाजिक व्यवहार की बात करें, तो ये इस यहाँ पर मनी की बात नहीं होता, पैसे की बात नहीं होता है, तो ये अनार्थिक तत्व माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक सुधारों के द्वितीय प्रजनन यानी जनरेशन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए का भाग नहीं है। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। हम अगर हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें इंडिया में, तो हम लोगों का पहला जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 यानी कि 1991 1990 91 में शुरू हुआ था, जब हम लोगों के सरकार के द्वारा एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात करें, तो वह 2000 या 2001 में शुरू हुआ था, और तीसरा जो 2007 में शुरू हुआ था, जब हम लोगों का जो 11वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देख लीजिए कि रिफॉर्म इन ऑयल सेक्टर, आप लोगों को ये दूसरा जो सेकेंड जनरेशन का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था, उसमें ये रिफॉर्म्स किया गया था कि ऑयल सेक्टर यानी कि जो मार्केट लिंक, पहले जो हम लोगों को सब्सिडी मिलता था, अगर हम लोग कोई सा भी ऑयल खरीदते थे, मान लीजिए पेट्रोल डीजल, तो उसमें काफ़ी सारी सब्सिडी देखने को मिलता था। तो ये डीरेगुलेट किया गया था, सेकेंड जनरेशन में किया गया था। पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म ऑफ कोर्स किया गया था। रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम और रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, तो इसमें भी रिफॉर्म्स इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन में किया गया था। अगर हम लोग रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम की बात करें, यानी कि न्यायिक प्रणाली में बात करें, तो ये पहला जनरेशन का जो
हम लोगों का रिफॉर्म था आर्थिक सुधार, उसी में ये रिफॉर्म्स किया गया था जुडिशियल सिस्टम में कि कोई सा भी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड केस था तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करने का उसमें प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम, यानी कि न्यायिक प्रणाली में जो है आपका द्वितीय प्रजनन की सुधार नहीं कर सकते। ये कौन सा है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये फर्स्ट जनरेशन का है। ठीक है, ये न्यायिक सुधार पहला जनरेशन का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? हुज इंटरेस्ट डज द इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोटेक्ट? किसका करता है भाई? तो देखिए, व्यक्ति का बिल्कुल करता है, राज्य का भी करता है, व्यक्ति और राज्य दोनों का, यदि व्यक्ति का भी करता है राज्य का भी करता है। तो आप कहिएगा कि ये इंटरेस्ट होता है क्या है? देखिए कि हर किसी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, हर किसी का होता है कि अच्छा इनकम हो। तो जो भारत का इकोनॉमी का अगर हम लोग बात की करें, भारतीय मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखा गया है कि व्यक्ति का भी हित सुरक्षित हो, व्यक्ति का भी जो है इकोनॉमी में भागीदारी हो, साथ ही साथ सरकार का भी भागीदारी हो। इसीलिए इसको कहा गया है भारत को क्या, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है, मिश्रित, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर भी को एग्जिस्ट करता है, साथ साथ चलता है। तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के हितों की जो है सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी कि इंडियन मॉडल ऑफ जो डेवलपमेंट है वो इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का घटना चक्र का पहला यूनिट, और इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर अगला जो यूनिट आप लोगों का दूसरा यूनिट है उसको देखेंगे, फिर इसी तरह से कंसेप्ट के साथ सारे घटना चक्र के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ताकि अगर आप लोगों का एग्जाम आएगा और किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा इससे संबंधित, इस कंसेप्ट के साथ, तो जो जहाँ पर भी नया कंसेप्ट आएगा हम लोग उस कंसेप्ट को भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे, ताकि अगर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, न्यू क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग वहाँ पर आसानी से बना पाइएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।